हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आपका वेलकम है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। आप लोग कहिएगा सर क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपना वो प्रैक्टिकल के बेसिस पे है। आप क्वेश्चन 10 नंबर को पढ़िएगा, उसमें देखिएगा मॉडल बनाने के लिए दिया है, डायग्राम बनाने के लिए दिया है, इमेज बनाने के लिए दिया है। तो वो प्रैक्टिकल के बेसिस पे है, तो जो आपका प्रैक्टिकल का बुक होता है वो उस पे आंसर होगा। ये जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका थ्योरी वाला, उसमें वो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, देखिए, द पीएच ऑफ तिलकेश्वरी फील्ड। तिलकेश्वरी एक लेडी का नाम होगा या लड़की का नाम होगा। तिलकेश्वरी का जो खेत है, फील्ड आप समझते होंगे, उसके खेत का पीएच कितना हो गया है, 4.2 हो गया है। अब फिर क्या लिखा है, हाउ कैन सी कंट्रोल द पीएच। हाउ कैन, वो अपने अपने खेत के पीएच को कैसे कंट्रोल करे, ऑफ हर सॉइल, उसके खेत के मिट्टी का पीएच को वो कैसे कंट्रोल करे। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि, ताकि सी गेट अ गुड पैडी क्रॉप, ताकि उसको अच्छा धान का फसल मिले। पैडी क्रॉप मतलब क्या होता है, धान की फसल होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब समझते हैं। सबसे पहले इसका आंसर अभी लिखेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसके आंसर को। आफ्टर दैट मैं आंसर पूरा आपको स्लाइड में दे दूंगा लिख करके। तो जैसे मान के चलिए उसका खेत है, और किसका खेत है, पैडी क्रॉप का है। धान की फसल यहाँ उगाई जा रही है, पैडी क्रॉप है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है डेली इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इसी टाइप का हम लोग का हेडिंग था, पीएच ऑफ डेली लाइफ करके था। उसमें हम लोग देखे थे क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमको धान की फसल अच्छी चाहिए, बेटर चाहिए, तो उसको, उसका जो खेत है, खेत में जो हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी का पीएच वैल्यू, इस मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 to 8 होना चाहिए। क्योंकि हर फसल के लिए मिट्टी का पीएच अलग अलग होना चाहिए। जैसे आपको गेहूं का फसल उगाना है, तो गेहूं उस मिट्टी में तभी बेटर तरीके से हो पाएगा जब उस मिट्टी का पीएच एक स्पेसिफिक होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मक्का लगाना है तो मक्का के लिए पीएच वैल्यू दूसरी होनी चाहिए, ताकि मक्का अच्छे से हो सके। तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पीएच वैल्यू होती है मिट्टी की, जिससे वो फसल अच्छे से उग सके। आ रही है बात समझ में, हर के लिए अलग अलग होता है। सरसों उगाना है आपको अपने खेत में, तो सरसों उगाने के लिए मिट्टी का एक स्पेशल पीएच होना चाहिए। कुछ भी होता होगा, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए 6 होता होगा। अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 होगा तो सरसों सबसे बेस्ट सरसों का प्रोडक्शन होगा। तो और मान के चलिए मक्का का मान लेते हैं हम लोग, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, एकदम करेक्ट डाटा नहीं दे रहा हूं मैं। मक्का तभी खेत में अच्छा से उग पाएगा जब उस खेत की मिट्टी का पीएच वैल्यू मान के चलिए 8 होना चाहिए, सपोज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो 8 से कम होगा तो भी मक्का अच्छे से नहीं उगेगा, 8 से ज्यादा होगा तो भी अच्छा से नहीं उगेगा। तो हर फसल की एक स्पेसिफिक क्या होता है, पीएच होता है, ताकि उसमें वो फसल अच्छे से उग सके। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? सिमिलरली जो पैडी है, अपना धान है, धान का फसल भी अच्छे से उग सके, इसके लिए इस खेत की मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 to 8 होना चाहिए। मतलब 5 से लेकर 8 के बीच अगर किसी में, मान के चलिए 5.1 है तो भी धान अच्छे से उग जाएगा, 5.2 है तो भी, 5.8 है तो भी, 6 है तो भी, 6.3 है, 6.2 है, 6.5 है, 7 है, 7.
2 है, 7.3 है, 8 है, इसके बीच मतलब 5 से लेकर के 8 के बीच में कोई सा भी अगर पीएच होगा तो धान का फसल अच्छे से उग जाएगा। बट अगर 5 से कम हुआ तो प्रॉब्लम, धान अच्छे से नहीं उग पाएगा, क्योंकि मिट्टी का, अच्छा ये किसका पीएच वैल्यू है? मिट्टी का है, खेत में जो मिट्टी है। अगर खेत की मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से कम हो गया तो भी धान अच्छे से नहीं उग पाएगा, क्योंकि जो मिट्टी का पीएच है वो मोर एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर 8 से ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो भी धान की फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। ठीक है, क्योंकि मिट्टी मोर बेसिक हो जाएगा, ज्यादा बेसिक नेचर का हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, तो अब देखिए मिट्टी का पीएच, तिलकेश्वरी का जो खेत है, तिलकेश्वरी का जो खेत है उसका जो मिट्टी है उसका पीएच वैल्यू कितना हो गया है? 4.2। 5 से कम हो गया है कि नहीं हो गया है? मतलब उसकी मिट्टी का जो पीएच है 4.2 हो गया, इसका मतलब उसका मिट्टी है वो ज्यादा एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक हो गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होती है। ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो देखिए इसका 4.2 हो गया है कि नहीं, मतलब तिलकेश्वरी का जो खेत का मिट्टी है वो ज्यादा एसिडिक हो गया है। अब इसके ज्यादा एसिडिक नेचर को अब हम लोग को क्या करना है? कम करना है। तो बताइए, अगर इसके एसिडिक नेचर को हम लोग को कम करना है तो हम लोग को इसकी मिट्टी में क्या डालना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर इसकी मिट्टी का एसिडिक नेचर बढ़ गया है मतलब इस खेत की मिट्टी में हमको बेस डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? बेस। और ये नहीं कि आप बेस लिए और डायरेक्ट जाके खेत में उछल दिए, उड़ेल दिए, ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स आते हैं, आपने सुना होगा जिसको हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। सबसे पहले आपकी मिट्टी का लैब में टेस्ट होगा। ठीक है, लैब में टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि भैया आपका मिट्टी का पीएच वैल्यू ज्यादा एसिडिक हो गया है या ज्यादा बेसिक हो गया है। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया होगा तो आपको ऐसा फर्टिलाइजर दिया जाएगा, बेसिक फर्टिलाइजर दिया जाएगा। बेसिक फर्टिलाइजर कहने का मतलब है उस फर्टिलाइजर्स में बेस होंगे। बेस जाएगा तो इसके एसिडिक नेचर को कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और एसिडिक नेचर को अगर कम करेगा तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर ज्यादा बेसिक रहेगा तो आपको ऐसा फर्टिलाइजर दिया जाएगा जिसमें एसिड होगा, और वो एसिड जा करके इसके बेसिक नेचर को कम करेगा। सब मिक्स हो जा रहा है आपका, मैं जान रहा हूं। चलिए एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, केवल इसी पे फोकस करते हैं क्या क्या बात हो रही है। फिर से देखते हैं, एकदम आराम से समझते हैं, पैसेंस से एकदम, और एकदम आपको अच्छे से समय देना है, शांति पूर्वक इसको समझना है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। क्योंकि आप शांत दिमाग से इसको समझिएगा तभी ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ज्यादा स्पीड के चक्कर में वो आपको बस एक दिन के लिए याद रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। देखिए क्या बात थी, प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि आंसर तो मैं सर्च से लिखा दूंगा, मेन है समझना। धान की खेती के लिए पीएच वैल्यू, मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए? 5 से लेकर के 8 तक होना चाहिए। ठीक, लेकिन जो तिलकेश्वरी का जो खेत है उसकी मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना हो गया है? 4.2। अब बताइए, होना कम से कम कितना चाहिए? 5, लेकिन 5 से भी कम हो गया है कि नहीं? हो गया है। और अगर 5 से कम हो गया है तो बताइए पीएच वैल्यू 4.2 है, इसका मतलब ये जो मिट्टी है, सॉइल है, इस सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई है, मोर एसिडिक हो गई है। इतना तो आप
अब आप समझते होंगे कि अगर पीएच वैल्यू कम हो रही है मतलब उसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। और अगर आपको इतना पता नहीं है तो आप इसको समझ नहीं सकते। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसका। उस वाला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है पीएच वैल्यू के बारे में। तो पीएच इसका कम से कम कितना होना चाहिए मिट्टी का? 5, ताकि धान अच्छे से, पैडी क्रॉप अच्छे से उग सके, प्रोडक्शन हो सके। बट 5 से भी कम हो गया है पीएच, कितना? 4.2, मतलब इसका एसिडिक नेचर बढ़ गया है, मोर एसिडिक हो गया है। इसकी मिट्टी का एसिडिक नेचर बढ़ गया है तो हम लोग को इसके एसिडिक नेचर को कम करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? इस मिट्टी पे, इस खेत पे बेस डालना पड़ेगा। और डायरेक्ट बेस नहीं डाला जाता, बेस का ही बना हुआ एक फर्टिलाइजर आता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बेसिक फर्टिलाइजर। बेसिक फर्टिलाइजर, उर्वरक जिसको बोलते हैं हिंदी में। फर्टिलाइजर्स आपने नाम सुना होगा, खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाला करते हैं मिट्टी में। तो ऐसा फर्टिलाइजर्स डाला जाएगा जो बेस होगा। उस फर्टिलाइजर्स में क्या होगा? बेस होगा। तो जब ये बेस मिट्टी में जाएगा तो इसके एसिडिक नेचर को क्या करेगा? कम करेगा। और कैसे कम करेगा सवाल है, क्योंकि एसिड का जस्ट ऑपोजिट कौन होता है? बेस होता है। समझिएगा ध्यान से, आप लोगों ने सीखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लोगों ने सीखा है क्या? कि जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्ट करता है और न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल, मतलब सॉल्ट बना देता है। तो वैसे ही इसका मिट्टी का एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया है। एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया है कहने का मतलब इसमें एसिड ज्यादा हो गया है। तो जो ज्यादा एसिड हुए हैं तो हम अगर बेस डालेंगे तो कुछ एसिड बेस से रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तो बताइए, कुछ एसिड बेस से रिएक्ट किए और न्यूट्रल हो गए, मतलब यहां के कुछ एसिड कम हुए कि नहीं हुए? समझ आएगा कि नहीं? इस मिट्टी का एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया है, इसका मतलब इसमें एसिड ज्यादा हो गया है मिट्टी में। समझ आ रहा है? एसिड ज्यादा है। अब वो ज्यादा एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। जो ज्यादा एसिड यहाँ पाए जा रहे हैं, मान के चलिए HCl एग्जाम्पल के लिए, बहुत ज्यादा एसिड पाए जा रहे हैं। अब बेस डालेंगे तो ये जो बेस होगा इस एसिड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल कर देगा। तो ये कुछ एसिड को, मान के चलिए, एक बहुत सुंदर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है जिससे आपको ये बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, समझिएगा। इससे आपको एकदम बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पानी पानी हो गया है पूरा। अब देखिए, मान लेते हैं जो फील्ड है अपना, खेत है, इसमें जो मिट्टी है इसमें HCl एसिड बहुत ज्यादा हो गए हैं। HCl मान के चलिए कितने HCl होने चाहिए? कम से कम 4। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, होते तो बहुत ज्यादा है वैसे, लेकिन हो गया है ज्यादा, 8 हो गए हैं। तो मिट्टी में एसिड ज्यादा पाए जा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल पाए जा रहे हैं। और अगर एसिड ज्यादा पाए जा रहे हैं तो मिट्टी का एसिडिक नेचर ज्यादा हो जा रहा है। अब इसका एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं? बेस। क्या डालेंगे? बेस। और बेस किस फॉर्म में डालेंगे? फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में डालेंगे, बेसिक फर्टिलाइजर्स। अब बेस का काम क्या होगा सुनिएगा। ये जो बेस होगा
वो इस एसिड से रिएक्ट करेगा। देखिए एसिड, ये वाला HCl, ये बेस से रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब खत्म इसकी कहानी, एसिडिक नेचर गायब। फिर कुछ बेस अब एक ही एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, इस एसिड से भी रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल बना देगा, इस एसिड से भी रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल बना देगा, इस एसिड से भी रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल बना देगा। बस अब पूरा बेस ही बेस नहीं डाल देंगे ताकि पूरा एसिड खत्म हो जाए मिट्टी का, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी ज्यादा बेसिक नेचर का हो जाएगा तो भी धान अच्छा सा नहीं उगेगा अपना। तो लिमिट मात्रा में डाला जाता है, वो सब साइंटिस्ट बताते हैं वहां के कि कितनी मात्रा में हम लोग को फर्टिलाइजर्स डालना है, बेसिक फर्टिलाइजर्स। तो अब बताइए एसिड कम हुए कि नहीं हुए? हुए। और अगर एसिड कम हो गए तो इस मिट्टी का एसिडिक नेचर कम हो गया। पहले कितना था 4.2, लेकिन अब क्या हुआ, एसिड यहां से गायब हो गए, क्योंकि बेस उन एसिड से क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया बेस एसिड से और न्यूट्रल कर दिया। तो एसिड कम हो गए तो मिट्टी का एसिडिक नेचर भी क्या हो गया, कम हो गया। अब एसिडिक नेचर अगर कम होगा तो पीएच वैल्यू 4.2 से बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 से 5 भी हो सकती है, या तो 5.2 भी हो सकती है, 5.3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि एसिडिक नेचर अगर कम होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको पता है कि नहीं? अगर एसिडिक नेचर ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगा। तो पहले कितना था 4.2, क्योंकि ज्यादा एसिड थे। अब एसिडिक नेचर कम हुआ, पीएच वैल्यू बढ़ गया। और जैसे ही पीएच वैल्यू बढ़ता है तो इसके रेंज में आ जाता है, और एकदम परफेक्ट रेंज होता है किसके लिए, धान को उगाने के लिए, पेडी क्रॉप को उगाने के लिए। अब फील आया कि नहीं आया? तो तिलकेश्वरी को अपने मिट्टी का जो पीएच वैल्यू उसका जो कम हो गया है 4.2, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको अपने खेत में क्या डालना पड़ेगा, बेसिक फर्टिलाइजर्स। मतलब ऐसे फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेंगे जिसमें बेस होगा। बेस कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बेस हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो सकता है, या कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकती है। ये सब बेस है, आपको यही बेस पढ़े हैं आप, जिसमें OH हो, वो बेस होता है। ये बेस जाएंगे एसिड से रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल बना देंगे, तो इनका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू फिर बढ़ के 5 से 8 के बीच में आ जाएगा, तब इसकी मिट्टी में धान अच्छे से उगने लग जाएगा। यही थी कहानी। आई बात समझ के नहीं आई? अब ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, कैसे बेसिक नेचर के होते हैं इसका भी फील दूंगा मैं। तो इतनी बात समझ आ गई। अब बारी है आंसर लिखने का इसका, तो चलिए अब आंसर लिखवा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशन नंबर 11 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लिया। अब बारी इसके आंसर देखने की, तो आंसर आपके सामने है। टू इम्प्रूव एसिडिक सॉइल, क्योंकि तिलकेश्वरी का जो सॉइल हो गया था वो क्या कैसे हो गया था, एसिडिक हो गया था। पीएच वैल्यू कितनी हो गई थी 4.2 फॉर बेटर पैडी क्रॉप। तो बेटर पैडी क्रॉप के लिए तिलकेश्वरी शुड ऐड, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, तिलकेश्वरी को ऐड करना चाहिए। क्या ऐड करना चाहिए, बेस या, और का मतलब क्या होता है, या बेसिक फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ही देगा आपको दुकान वाला। और कौन कौन कैसे फर्टिलाइजर्स, जैसे लाइम। ये लाइम क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लाइम करिए, या कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं आप। ये क्या करेंगे, ये बेस होते हैं। टू न्यूट्रलाइज, मैंने बताया था ये न्यूट्रलाइज करेंगे। किसको न्यूट्रलाइज करेंगे सर, एसिड को। कौन से एसिड को, जो मिट्टी में ज्यादा क्वांटिटी में एसिड है। सब एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे,
अगर सब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो पूरा मिट्टी बेस बन जाएगा, और पूरा मिट्टी अगर बेस बन गया तो भी धान अच्छे से नहीं होगा। समझ आया? तो जो ज्यादा एसिड हो गया है ना, ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में, केवल उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि उसका पीएच वैल्यू 5 से 8 के रेंज में आ जाए। ये नहीं कि पूरा को ही कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? अगर पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिए तो मिट्टी पूरा बेस बन जाएगा, और पूरा बेस भी बन गया तो 8 से ज्यादा चल जाएगा पीएच, तो भी धान की खेती अच्छे से नहीं होगी। तो इसी के लिए जो एक्सेस क्वांटिटी में एसिड होता है, एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जो एसिड होता है, केवल उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं बस। जैसे मैं 8 HCl बनाया था, जिसमें ज्यादा HCl कितने थे, 4 HCl, तो 4 HCl को न्यूट्रलाइज किया और बाकी HCl को एज इट इज रहने दिया। उतना ही क्वांटिटी में बेस डाला जाता है कि जो ज्यादा क्वांटिटी, देखिए फर्टिलाइजर्स उतना ही मात्रा में डाला जाता है जो ज्यादा क्वांटिटी में एसिड है केवल उसको न्यूट्रलाइज कर सके। इतना ही मात्रा में एकदम नाप तौल के फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है, क्यों? केवल ज्यादा मात्रा में जो एसिड है ना, केवल उसी को न्यूट्रलाइज कर सके, सबको मत कर दें। क्लियर हो गई बात कि नहीं? केवल उतना ही मात्रा में डाला जाएगा। जैसे मैं बताया 4 HCl को कर दिया था, बाकी 4 HCl को एज इट इज रहने दिया था जैसे के तैसे। तो जो एक्सेस मात्रा में एसिड होते हैं ना, केवल उसी को न्यूट्रलाइज करता है फर्टिलाइजर्स। लेकिन कैसे करता है सर ज्यादा ही मात्रा को? क्योंकि दुकान वाला या साइंटिस्ट उसको उतना ही मात्रा में देता है फर्टिलाइजर्स डालने, ताकि केवल खेत का एक्सेस क्वांटिटी में जो एसिड है वही न्यूट्रलाइज हो सके। ये नहीं कि पूरा उर्वरक को आप फर्टिलाइजर्स को उड़ेल दीजिएगा, पूरा खेते में डाल दीजिएगा, तब तो हो गया, काम और बिगड़ जाएगा। हाँ, तो फिर क्या, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिडिटी, जो ज्यादा मात्रा में एसिडिक नेचर हो गया था केवल उसी को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सी कैन यूज, वो क्या क्या यूज कर सकती है? लाइम। लाइम यहाँ छूटा तो लाइम में कौन कौन सा यूज कर सकती हो? क्विक लाइम। क्विक लाइम ये क्या होता है? बेस होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बेस कैसे है, मैं बताता हूं, सुनिए। कैल्शियम ऑक्साइड जब, अब बताइए, खेत में डाला जाएगा इस फर्टिलाइजर्स को, तो वहां तो पानी तो होगा ही, बिल्कुल पानी के बिना तो धान उगेगा नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये एक बेस बना लेता है, जो कि क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बात तो वही हो गई। आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब खेत में डालिएगा, खेत में पानी होगा, और पानी से जैसे ही ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, बेस बना लेगा, और ये बेस एक्सेस क्वांटिटी में जो एसिड है उस खेत में, उससे रिएक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और खेत की मिट्टी के पीएच वैल्यू को ज्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि एसिडिक नेचर कम होगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा, और उसको बढ़ा करके 4.2 से 5 से लेकर 8 के बीच में ले आएगा, ताकि धान की फसल अच्छे से उग सके। ठीक है, तो ये क्विक लाइम डाल दीजिए। देखिए क्विक लाइम नाम इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेग्ड लाइम, या तो आप डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए इसको, ये तो बेस ही है, या कैल्शियम कार्बोनेट डाल दीजिए, चूना जिसको बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बेस के तरीके से काम करेगा सर? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप वाटर से, कैल्शियम कार्बोनेट चूना को आपने पानी में डाला, सॉरी खेत में डाला, खेत में क्या होता है? वाटर, और ये वाटर से रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा यहाँ पर भी, और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अपना बेस आखिर में यही बन रहा है लास्ट में। तो इसको भी लीजिएगा तो भी बेस कौन बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या डायरेक्ट आप स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम का मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोला जाता है? स्लेग्ड लाइम बोला जाता है। तो स्लेग्ड लाइम आप डायरेक्ट ले लीजिए,
या कैल्शियम कार्बोनेट लीजिएगा तो भी वो लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। मतलब आप कैल्शियम ऑक्साइड को लीजिए तो भी लास्ट में खेत में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या आप डायरेक्ट खेत में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना लाइम को लीजिएगा तो भी वो खेत में जाने के बाद फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। मतलब आप किसी को लीजिए, लास्ट में एक ही बेस बनना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही बेस एक्सेस क्वांटिटी में जो एसिड पड़ा है खेत में उसको न्यूट्रलाइज करेगा और खेत की मिट्टी के एसिडिक नेचर को कम करेगा और उसकी पीएच वैल्यू को 4.2 से ले जा करके बढ़ा करके 5 या 5 से लेकर के 8 के बीच कर देगा। फिर तिलकेश्वरी के खेत में धान अच्छे से होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। और फाइनली आंसर नंबर 11 हम लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो गया, खत्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आंसर नंबर 12 में। तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि मैंने एक बनाया है वीडियो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको उसमें पूरा समझ आ गया होगा। कुछ खास बात नहीं थी ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, फिर भी वहां उस वीडियो को जो नहीं देखा होगा वो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली में, पहले वो समझते हैं। देखिए, जब भी कोई एसिड होता है, कभी भी कोई एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा, अगर कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये दो चीज बनेंगे। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए ना तो क्या बन गया, सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या होता है एक्चुअली में, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब है चुपचाप पड़े रहता है, ना इसका व्यवहार बिहेवियर एसिड के जैसा होगा और ना इसका बिहेवियर बेस के जैसा होगा। ये न्यूट्रल रहता है हर जगह। अगर आप कोई सा भी इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वहां पर भी ये न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। मैंने आपको बताया भी है इंडिकेटर्स में कि कोई सा भी इंडिकेटर्स आप यूज कर लीजिए, उसमें सॉल्ट किसी भी इंडिकेटर्स का कलर चेंज नहीं करता। जैसे एसिड होता है तो कलर कुछ और हो जाता है, बेस रहता है तो इंडिकेटर्स का कलर चेंज हो जाता है। बट कोई सा भी इंडिकेटर्स लीजिए आप, हम लोग बहुत सारा इंडिकेटर्स पढ़े हैं, किसी भी इंडिकेटर्स में सॉल्ट क्या रहता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब चुपचाप पड़ा रहता है, वो कभी भी किसी इंडिकेटर्स का कलर चेंज नहीं करेगा, ना किसी इंडिकेटर्स का स्मेल चेंज करेगा। तो जो कुछ नहीं करता चुपचाप पड़े रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल। मान के चलिए आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो खुशी होने पे भी चुपचाप रहता है, गम होने पे भी चुपचाप रहता है, तो वैसे को क्या बोलेंगे कि अरे ये आदमी न्यूट्रल है। समझ आया? जो कहीं पर भी अपना एक्शन ना ले उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो हर इंडिकेटर्स में न्यूट्रल रहता है, कोई अपना लक्षण शो नहीं करता। समझ आया? तो इसको न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहता है सॉल्ट। इसलिए तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, और ये सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल। ना इसका लक्षण एसिड के जैसा होगा, ना इसका लक्षण बेस के जैसा होगा, ये न्यूट्रल रहेगा हर जगह। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया। थोड़ा सा फील आया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों नाम पड़ा। अब इसके आगे की कहानी और समझते हैं। तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब समझिएगा कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन में हेडिंग डालना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Thereafter we have to write what, sir? When acid, repeat with me, when acid reacts with base, when acid reacts with base to form salt as well as water, this reaction is known as neutralization reaction। आई बात समझ के नहीं है, बहुत आसान है। when acid, when का मतलब मैंने क्या बताया है, जब। when acid reacts with base to form, क्या क्या बन रहा है, salt and water, this reaction is called neutralization reaction। समझ आया बात की नहीं आया, बहुत इजी है। चलिए लिखते हैं, when acid reacts with base, when acid reacts with base, comma, to form salt as well as water, या and water लिख दीजिए, salt and water, this reaction is known as neutralization reaction, neutralization reaction। ठीक, और आगे इस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है, आगे क्वेश्चन में ये भी बात पूछी गई है, एक्सप्लेन एंड गिव 2 एग्जाम्पल। हम लोग को 2 एग्जाम्पल देना है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ये वाला पोर्शन से इतना लिखिएगा। फिर एग्जाम के कॉपी में आप क्या लिखिएगा, एसिड प्लस बेस, और ये क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बताया हुआ है, थ्योरेटिकल जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें देखिएगा, मैंने हेडिंग डाला है सॉल्ट्स करके ही, शायद उसके थंबनेल में मैंने एक हेडिंग डाला है, उसी में मैंने पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिएक्शन बताया है। ठीक है, देखिए कोई सा भी एसिड ले लिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए हम लोग HCl एसिड, बेस के जगह में क्या ले लिए, एक बेस NaOH, और जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, NaCl, और क्या बनता है, H2O। कैसे बनता है ये, और ये रिएक्ट किया तो ये कैसे बना, मैं 2-3 बार बता चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर में। पिछले कहने का मतलब है सॉल्ट वाले वीडियो लेक्चर में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वहां आप देख लीजिए मैंने 2-2 बार बताया हुआ है, बार बार उसी चीज को कितना बताएं कि ये और ये रिएक्ट किया तो ये कैसे बना। एक पहला एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल देने के लिए बोला है, तो एक दूसरा एसिड पकड़ लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। बाकी आप ले कुछ भी सकते हैं, मेरे दिमाग में ये वाला एक एसिड आ रहा है। और एक बेस पकड़ लीजिए आप, कौन सा बेस पकड़ लें, NH4OH मान लीजिए, NH4OH, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या सॉल्ट बनाएंगे, CH3COONH4 प्लस H2O। समझ आया कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, 2 एग्जाम्पल। एसिड HCl है, बेस NaOH है, NaCl क्या है, सॉल्ट, वाटर तो जान ही रहे हैं। यहाँ एसिड कौन है, एसिटिक एसिड, बेस कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट क्या बना है, अमोनियम एसीटेट नाम होता है इसका। सॉल्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये भी बताया है कि नेमिंग कैसे करते हैं, और वाटर H2O बना। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर 12 पूरा क्या हो गया, खत्म। बहुत छोटा सा था। अब हम लोग चलते हैं फाइनली आंसर नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन करते हैं।